हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल बनने से पहले हम बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल बाद में बनना स्टार्ट हुआ था जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उसमें जैसे क्लाइव थे 1757 से 60 तक, हालवेल ये कार्यवाहक एक्ट थे 1760, वेंसी स्टार्ट ये 1760 से 65, क्लाइव 1765 से 67, वेस्लेट 1767 से 69, कर्टियर 1769 से 72, वारेंट हेस्टिंग्स 1772 से 73। और ये वारेंट हेस्टिंग्स जो लास्ट बंगाल के गवर्नर थे, यही बाद में गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। जो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया, उसमें क्या हुआ, एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड में क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना गया था, जिसमें एक चेयरमैन होता था, एक डिप्टी चेयरमैन और 24 उसके सदस्य होते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या किया जाता था, जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी, जो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है उसकी। उसके बाद गवर्नर जनरल में 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे, और जो कोई भी निर्णय लिया जाता था वो बहुमत से लिया जाता था। और जो बम्बई और मद्रास का जो गवर्नर थे, वो उसके सुपरविजन में काम करते थे, जो फोर्ट विलियम का गवर्नर होता था। उसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और ये अंग्रेजों के लिए बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट। और एलिंजा इम्पे पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। तो पहले गवर्नर जनरल आते हैं, ये वेरिन हेस्टिंग्स। वेरिन हेस्टिंग्स क्या है, ये इन्होंने अपना जो करियर था, ये एज ए क्लर्क के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था। उसके सब बाद 1772 में ये बंगाल के गवर्नर बने, और उसके बाद ही गवर्नर जनरल बने थे। लेकिन उसका जो शासन काल है विवादों के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, एक था वारवेल। वारवेल इसका सहयोगी था। बाकी 3 अन्य जो सदस्य थे, जिसमें मानसेन और क्लेवरिन थे। मानसेन और क्लेवरिन की तो मृत्यु हो गई, और फ्रांसिस लंदन चला गया। तो इसके जो चारों थे, चारों में से एक वारवेल ही इसका सहयोगी था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने अनेक विवादित निर्णय भी लिए। उन्होंने उनके शासन काल में राजा नंद कुमार थे, उनको फांसी दे दी गई। जो आसफ उदौला थे, उन्होंने अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार किया। चेत सिंह, ये बनारस में विद्रोह जो किया उन्होंने, उसमें अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, उसमें पराजय हुई थी अंग्रेजों की। उसके दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों को कुछ हासिल नहीं हुआ था। पहले में उनकी हार हो गई थी 1775-82 में, और 1780 से 84 में उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन इनके टाइम पे क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम जरूर अंग्रेजों के लिए अच्छे रहे थे। जैसे 1784 में क्या, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जिसमें पांडुलिपियां मीन्स जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, जो पहले पत्र पे या उस पे पत्ते पे लिखा जाता था, उसमें एक 1.75 लाख उसको सुरक्षित रखा गया। अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। मनुस्मृति को एक तरह से अनुवाद किया गया, उसका नाम लिखा ए कोड ऑफ जेंटोलाज। चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कलकत्ता में एक मदरसा भी स्थापित किया गया। जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की। श्रीमद् भगवद गीता का जो भूमिका जो लिखी थी, वेरेन हेस्टिंग्स ने खुद ने लिखी थी। और जो वेरेन हेस्टिंग्स था, वो बंगला, अरबी, फारसी का अच्छा जानकार था। लंदन लौटने पर उसके खिलाफ महाभियोग इम्पीचमेंट चला गया। तो इनके इसके टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद 1781 में क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट जो बना गया, उसके जुरिस्डिक्शन उसको डिवाइड कर दिया गया था। 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। रोहिला वार हुआ 1774 में, और जो फर्स्ट मराठा वार 1775 से 82 में। उसी के बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई की एक संधि हुई थी। मैसूर वार हुआ 1780 से 84 में, जिसमें मैंने बताया कि उनको अंग्रेजों को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। बनारस में चेत सिंह नाम ने एक व्यक्ति थे, उन्होंने विद्रोह किया था।
उसके बाद इंग्लैंड में जाकर उनका इम्पीचमेंट कर दिया गया, महाभियोग चला गया और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो एक ये जो पहले गवर्नर जनरल थे, ये क्लियर होते हैं। उनके बाद आते हैं सेकंड गवर्नर जनरल, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस से पहले मैं बताऊंगा थोड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 वाला, इसमें क्या है, कंपनी को दोहरा नियंत्रण बताया, डायरकी स्टार्ट कर दिया था। इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पहले जो 4 सदस्य होते थे, उसमें 6 सदस्य कर दिए गए और कंपनी के राजनीतिक जो मसले थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रित करने लग गया था। और गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव की संख्या जो पहले 4 थी, अब 3 कर दी गई थी। और बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, वो गवर्नर जनरल के पहले सुपरविजन में थी, अब उसके अधीन कर दिए गए थे। इसमें ये फ़र्क है, पहले सुपरवाइज़ करता था, अब उसके अधीन आ गए थे कलकत्ता वाले के। तो कॉर्नवालिस का जो टाइम था वो है 1786 से लेके, जो 1786 से लेके ये है 1793 का टाइम। कॉर्नवालिस क्या है, उसकी एग्जीक्यूटिव के उसके खिलाफ वीटो देकर भेजा गया था। उसका शासनकाल भारत में सिविल सर्विसेज या नागरिक सेवा या प्रशासनिक सेवा के लिए इनॉग्रेशन किया था, एक तरह उद्घाटन प्रारंभ किया था। 1787 में उसने कलेक्टर पद को सृजित किया। कलेक्टर का मेन काम होता था लगान को वसूलना। बाद में यही कलेक्टर जो आजकल जो आईएएस है, यही अंग्रेजों के प्रशासन की बैकबोन टाइप बन गए थे, आईसीएस होते थे उस टाइम पे। एसपी जो आपने पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएचओ या थानेदार की नियुक्ति भी कॉर्नवालिस ने की थी। जिला अदालत की उसके द्वारा गठित की गई थी। मीन्स वकालत का जो पेशा स्टार्ट हुआ था, उस इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। ये मांट इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर बोला गया इसको। और जो फिजिकल पनिशमेंट जिसमें मतलब कि आदमी का हाथ या पाँव को काट दिया जाता था सजा में, उसको मतलब बंद कर दिया गया एक तरीके से। और इसमें बोला गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता का कानून लागू किया गया कॉर्नवालिस ने। उनके टाइम पे एक परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी ये लागू किया गया था। इनके इसके लिए मैंने आप एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इनके कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या है, थर्ड वार ऑफ मैसूर हुआ और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम है ये जो टिप्पू सुल्तान की राजधानी थी, वहां पे हुआ था, ट्रीटी हुई थी, संधि। कॉर्नवालिस कोड जो लागू किया गया, वो जुरिस्डिक्शन काफी रिफॉर्म आए उस टाइम पे। रेवेन्यू को क्या है, मतलब कि एक तरह से जो पैसा इकट्ठा करने की पावर और जुरिस्डिक्शन की पावर दोनों को अलग कर दिया। परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, ये 17 चरणों में लागू किया गया। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। और यूरोपियनाइजेशन का क्या है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बना दिया गया और सिविल सर्विसेज मतलब स्टार्ट कर दी गई। इनके बाद आते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर है, ये है 1793 से 98 थे। इन्होंने क्या है, बंगाल और बिहार की जो जो इस्तेमारी लागू किया गया था इसमें। और इसमें हैदराबाद और मैसूर जो विवाद हुए थे, उन्होंने अपने मतलब कि एक तरीके से तटस्थ या मतलब न्यूट्रल रहा था, उसमें कुछ बोलते नहीं थे। तो उन्होंने एक उसके टाइम पे आया था एक चार्टर ऑफ एक्ट 1793 और बैटल ऑफ खलदा हुआ था निजाम और मराठा के बीच में। तो जो चौथे नंबर पे आते हैं लॉर्ड वेजली। जो लॉर्ड वेजली है, ये 1798 से लेके 1805। ये लॉर्ड वेजली जो है 37 वर्ष की उम्र में ये मतलब कि एक तरीके से भारत का गवर्नर जनरल बना था। और ये क्या है, वो पहला ही ऐसा गवर्नर जनरल था जो इम्पीरियलिस्टिक था, मतलब कि एक तरीके के लिए पैसे के बारे में ज्यादा चिंता करता था कंपनी के लिए। उन्होंने एक सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस की प्रणाली लागू की थी। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है कि जैसे किसी राजा के पास जाता था और राजा को बोलते थे कि आप अपनी सेना मत रखिए, सेना हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसके एवज में हमें पैसे देते रहिए। तो राजा ने अपनी सेना रखना बंद कर दिया, तो उसके लिए या तो राजा अपना पैसा देता था अंग्रेजों को, या फिर कुछ भूमि का पार्ट उस या भूखंड मतलब कि दान में दे देता था उसे। और कंपनी वाले क्या करते थे, अपना एक रेजिडेंट, एक मतलब कि एक अधिकारी नियुक्त कर देते थे उसकी रियासत में, जो उसकी रक्षा और विदेशी मसलों को देखता था।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको बोला गया कि अदर यूरोपियन जो भी कंपनीज आएंगी या जो भी शक्ति आएंगी, उनसे रियासतें मतलब अपना संबंध नहीं रखेंगे। तो धीरे धीरे एक तरीके से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया सहायक संधि। ये सहायक संधि नहीं, एक तरीके से कंट्रोल करने की संधि थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो 1798 में पहली बार हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि स्वीकार की थी। उसके बाद 1799 में मैसूर, अक्टूबर 1799 में तंजौर, अवध नवंबर 1800 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1803 में, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर सबने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो उसके उनके टाइम पे मैसूर वार हुआ था 1799 में, सेकंड मराठा वार हुआ था 1803 से लेके 1805 में, और उन्होंने ये बता रहे तंजौर में, सूरत में, कर्नाटक में और बसीन की संधि हुई थी 1802 में। सिडनी ओवन ने कहा था कि वेल्जली ने अपनी कंपनी का राज्य एक साम्राज्य बना दिया, मतलब कि उस टाइम से पहले राज्य था लेकिन कंपनी को इन्होंने साम्राज्य बनाया था वेल्जली ने। उसके बाद 1799 का जो ये वाला युद्ध था, इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, और वेल्जली जो एक वेथर, ये तो वेल्जली क्या है, एक ऑथर भी था उस टाइम पे, तो उसने बोला कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। 1803 से 1805 के बीच में जो मराठा युद्ध हुआ, उस जिसमें भोसले, सिंधिया और होलकर मतलब कि सबने इसका एक तरह से आधिपत्य अंग्रेजों का स्वीकार कर लिया। 1803 में कंपनी पर अधिकार कर लिया मुगल साम्राज्य के ऊपर, और 1800 में कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। जो मैसूर का जो पूरा ये वाला जो मैंने बताया, मैसूर का वाला जो 1799 वाला, ये मैं आपको अलग से वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियो में। नेक्स्ट है, अगले आते हैं सन जॉर्ज बोर्लो। सर जॉन बार्लो के थे इनका 1805 से लेकर 1807 का टाइम पीरियड था। उनके टाइम पे वेल्योर म्यूटनी हुई थी, ये 1806 में हुई थी। लॉर्ड मिंटो आते हैं 1807 से 1813 में। इनके टाइम पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह के साथ में, जो राजा रणजीत सिंह थे उनके साथ में। जो अमृतसर की संधि जो हुई थी, उसमें एक अंग्रेजों की साइड से जो मेटकोफ थे ना, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, और जो सतलज नदी जो पंजाब में है, उसमें क्या है, वो एक तरीके से बाउंड्री का काम करती थी। रणजीत सिंह उनके जो नदी के लेफ्ट साइड में थे, और ये राइट साइड में होते थे, मतलब एक तरीके से उनके बीच में सीमा बनी हुई थी ये। 1813 में इनके टाइम पे चार्टर एक्ट आया था, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, मोनोपोली समाप्त हो गई थी, एकाधिकार भारत में समाप्त हो गया था, लेकिन चीन के साथ और चाय के साथ में उनका अधिकार अभी भी बना हुआ था। ईसाई जो मिशनरी थे और जो धर्म को फैलाने वाले थे, उनको मतलब एक तरीके से अवध और मद्रास में धर्म को फैलाने के लिए अनुमति मिल गई थी, और 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए निर्धारित कर दिए गए थे। इनके बाद आते 7वें नंबर पे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स जो पहले थे, अब हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, ये 1813 से लेके 1823 के बीच में हुए थे। हेस्टिंग्स जो है, ये 60 साल की उम्र में गवर्नर जनरल बनाया गया था। उनका शासनकाल में क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था। उन्होंने कुल 28 युद्ध लड़े थे। अंग्रेज नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 के बीच इनके टाइम पे हुआ था, और गोरखे जो थे उनकी पराजय हुई थी। ओक्टर लोनी उस टाइम पे अंग्रेजों का सेनापति था। उनके बाद एक सगोली की संधि हुई थी, नेपाल में एक जगह सगोली, जो यहाँ लिखा हुआ है, हुई थी। उसके बाद नेपाल युद्ध मतलब समाप्त हो गया था, और थर्ड मराठा वार हुआ था, जिसमें क्या मराठों ने मतलब कि एक तरीके से इसमें उनकी जो मराठे की शक्ति खत्म हो गई थी, और जो बॉम्बे को एक तरीके से प्रेसिडेंसी अलग बना दिया था 1818 में। उन्होंने पिंडारियों के दमन के लिए भी मतलब कि काफी काम किया था। पिंडारियों का दमन क्या होता है, पिंडारी वो होते हैं जो कच्ची शराब का जो सेवन करते थे, उनको पिंडारी बोला जाता था। प्रारंभ में क्या हुआ था, मराठों ने ये बरगीर सैनिक होते थे,
मराठों के। बाद में एक मतलब कि एक तरह लूटपाट करने लगे। हेस्टिंग ने एक सेना बनाई 1,13,000 सैनिकों की, जिसमें उसका नेतृत्व थॉमस सिलसोप ने किया। जो पिंडारियों का जो राजा था चित्तू नाम था उनका, वो मारा गया। जो करीम खान था उसको एक जागीर दे दी गई थी, और एक जो वसील मोहम्मद थे उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। इस तरह पिंडारी को का दमन कर दिया गया था। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध भी इसी टाइम पे हुआ था, जिसमें क्या हुआ पेशवा भोसले और होलकर ने युद्ध में भाग लिया, और पेशवा को भीमा कोरेगांव में अष्टमी में पराजित किया था। उसके बाद बिठूर में निर्वासित कर दिया था पेशवा जी को। मराठा जो कॉन्फेडरेसी बोल या परिसंध बोल दो, वो समाप्त हो गया था। राजपूतों की रियासत अंग्रेजों ने अपना स्वामित्व मान लिया था। अंग्रेजों मतलब एक तरीके से मराठा और राजपूत है ना, उन्होंने अंग्रेजों का अपना आधिपत्य स्थापित होने दिया था। इसके टाइम पे एक हुआ था रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ये रैयतवाड़ी, महाड़वाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट की मैंने अलग वीडियो बना रखी, आप प्लीज उसमें देख सकते हैं। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है तीनों टॉपिक। इसके बाद आता है जो ये मैंने बता दिया, उसके थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी एस्टेब्लिश किया था मद्रास में। तो मैंने अलग वीडियो बना रखी इसकी, आप उसमें देख लेना। 8वें नंबर पे आता है लॉर्ड आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट क्या है 1823 से 28 के बीच में। पहला अंग्रेज बर्मा युद्ध, मतलब कि म्यांमार के साथ जो युद्ध हुआ था पहली बार हुआ था इसमें, और बर्मा की इसमें पराजय हुई थी, और यांडबू की संधि हुई थी इसमें। और जो पेगु जो साधन जो नीचे वाला पोर्शन है बर्मा का या म्यांमार का, वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। असम में जो अहोम समुदाय है उन्होंने इसका विद्रोह किया था, और 1824 में बैरकपुर में सैनिकों ने उसका विद्रोह भी किया था। ये मैंने लिख रखा है। उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेनेटिक। ये काफी फेमस है हिस्ट्री में। लॉर्ड विलियम बेनेटिक क्या है, आखिरी गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था, क्योंकि उस टाइम पहले बंगाल बंगाल के बनाए जाते थे, बाद में भारत के लिए बनाने लगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो बेनेटिक क्या है, जेम्स मिल का अनुयायी था, जो वाइट्समैन बर्डन थ्योरी है ना, उसके ऊपर विश्वास रखता था। और जो जेम्स मिल के जो फॉलोअर होते हैं ना, वो सुधारक प्रवृत्ति के होते हैं। 1800 में बेंटिक ने मद्रास का गवर्नर था उससे पहले। ये 1828 में तो मतलब कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना, बाद में इंडिया का गवर्नर जनरल बना। लेकिन उससे पहले 1806 में बेनेटिक मद्रास का गवर्नर था। उसने सैनिकों में जो धार्मिक चिन्ह होते हैं, जैसे टीका लगाना, कड़ा पहनना या ऐसे जो धार्मिक चिन्ह थे, इन्होंने इस पे रोक लगाई थी। और उसी के टाइम पे वेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 में। बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा पे रोक लगा दी थी। जो बंगाल नियम 17 है 1829 में आया था, जिसमें राजा राम मोहन ने राय ने काफी साथ दिया था। बेनेटिक के शासनकाल में क्या हुआ, ठगों का उन्मूलन, जो ठग होते हैं ना, जो ठगी करने वाले, उनका उन्मूलन कर दिया गया था। और स्लीमैन के नेतृत्व में सैनिकों का ट्रुप बनाया गया था। असम राइफल जो है ना आजकल जो मतलब कि एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसका भी जो गठन किया गया था बेनेटिक के शासनकाल में किया गया था। और इसका 1835 में गठन किया गया था असम राइफल का। उसके बाद आता है ये जो मैंने बताई, ये बता दिया आपको, यहाँ तक हो गया। उनके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833 वाला। और उस टाइम एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट भी हुआ था। एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट हुआ है, इसका मतलब है कि 1833 में जो एक चार्टर आया था उसमें, जिसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रावधान किए थे, उसमें ये एक तरह से बोला गया कि भारत को शिक्षित किस उसमें किया जाना है, कौन सी लैंग्वेज में। तो क्या है 1835 में अंग्रेजों ने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था इंग्लिश को, और 1 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित हुआ भारतीयों अंग्रेजों को भारतीयों की तरफ से। तो वाले जो थे निचले पदों पर नियुक्त किए गए, इसकी वजह से अंग्रेजों को लाभ हुआ था। बेनेटिक क्या था, एक तरीके की जो प्रेस होती ना, उसका सपोर्ट करता था, प्रेस की स्वतंत्रता का। लिबरेटर ऑफ प्रेस बोला जाता है इसको, मेटेकाफ को। और उसके बाद
1833 में जो चार्टर एक्ट आया, उसमें बोला गया कि इस जेम्स मिल का प्रभाव था इसमें। मैकाले क्या है, जो मैकाले को बोला गया कि इस उसको बनाने में काफ़ी अच्छी भूमिका लगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसमें लॉ मेंबर के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में, मतलब परमानेंट नॉन मेंबर, जो नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले जो था एक तरीके से पक्षधर था कि इंडिया वालों को जो शिक्षा है इंग्लिश में दी जानी चाहिए। तो इस जो उस उनके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड। जो लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। मेटकाप जो मैंने बताया था कि उसने एक तरीके से प्रेस की, मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन थी खत्म कर दी थी। लॉर्ड ऑकलैंड जो था वो उन्होंने उनके टाइम पे जीटी रोड बनवाया गया था कलकत्ता से लेके पेशावर को, और पहला अंग्रेज और अफगान वार इनके टाइम पे हुआ था। अफगानिस्तान पर दबाव बनाने के लिए उन्हें बिग गेम का नाम से जाना गया। उसके बाद आता है लॉर्ड एलन। ये फर्स्ट अफगान वार हुआ था अब लोग ओकलैंड के टाइम पे। लॉर्ड एलन बैरो, इन्होंने क्या सिंध को अधिकार स्थापित कर लिया था और ग्वालियर के साथ युद्ध किया था। और उन्होंने क्या है 1843 में, उस टाइम पे मतलब कि इंडिया में क्या है आदमियों की बलि दी जाती थी, तो 1843 में मानव बलि को समाप्त कर दिया गया था और सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और नेपियर ने ये काम किया था, मतलब कि सिंध को मतलब एनेक्स करना। ये वाला एनेक्स में नेपियर ने काम किया था अंग्रेजों के लिए। इसके बाद है लॉर्ड हार्डिंगे। ये 1844 से 48 के बीच में। इनके इस टाइम पे फर्स्ट से मतलब पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था 1845 और 40 में, और लाहौर भैरोवाल की संधि हुई थी, और पंजाब जो है उसके अंग्रेजों के अधीन आ गया था इस टाइम पे। ये जो लिखा हुआ है इन पे क्या है। जो सबसे लास्ट आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विलियम बेंटिक थे ऐसे लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी इसलिए इम्पोर्टेंट है, उन्होंने 1848 से लेके 1856 के बीच में काम किया था इंडिया में। तो इन्होंने तीन तीन CCD नाम से, CCD मतलब सी से कॉन्फ्योर, सी से कॉन्क्योर, सी से कंसोलिडेशन और डी से डेवलपमेंट। डलहौजी 36 उम्र की वर्ष की उम्र में भारत का गवर्नर जनरल बना था। वो भी मतलब कि इम्पेरिस्टवादी साम्राज्यवादी था। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की मतलब एक थ्योरी दी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थ्योरी बोलते हैं राज्य हड़प नीति। मीन्स अगर कोई रियासत या राज्यों के अगर जिसका कोई खुद का मतलब कि नेचुरल मतलब बेटा ना हो, तो किसी से गोद नहीं ले सकते, ऐसा उनको प्रतिबंध लगा दिया था। अब उस जो भी उसकी वजह से प्रतिबंध लगाने की वजह से, ना गोद लेने वाले प्रतिबंध की वजह से क्या है, उत्तराधिकारी जो विभिन्न रियासतें थी उनको अपने अंग्रेज साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया था। इससे ऐसे में पहले पहले 1848 से 17, उसके बाद जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1856 में, और डलहौजी ने क्या है वाजिद अली शाह का से क्या है अवध भी छीन लिया गया था। और इसको बोला जाता है कि ये डलहौजी की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने क्या किया था, जो नाना साहब थे, बाजीराव की मृत्यु के बाद पेंशन प्रदान कर दी गई थी। और उनके टाइम पे अंग्रेजों के साथ दूसरा सिख युद्ध इनके टाइम पे ही हुआ था। डलहौजी ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे 1851 में मसूरी से पहली मालगाड़ी संचालित की थी। 16 अप्रैल 1853 में पहली यात्री गाड़ी स्थापित की, जिसमें एक जो कंपनी थी विक्टोरिया गैथू कंपनी थी, और जो ये चलाई गई थी बोरी बंदर से थाने 34 किलोमीटर के डिस्टेंस में। और जो कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी थी। और सोम प्रकाश जो इंडिया के जो एक नेता थे, उन्होंने इसको हथकड़ी कहा था। लोकमान्य तिलक ने भी इसका एक तरह से विरोध किया था। 1851 में पहली बार टेलीग्राफ लाइन भी बिछाई गई थी। रेलवे वाले बता दिया मैंने कि रेलवे 1853 में, उसके बाद टेलीग्राफ लाइन पहली बार बिछाई गई थी कलकत्ता से आगरा। और 1853 में पहली बार डाक टिकट जारी किया था। और 1854 में डाक विभाग का गठन किया गया था। और 1854 में PWD डिपार्टमेंट का गठन किया गया था। और 1854 में ही
एक आता वुड्स डिस्पैच। वुड डिस्पैच का मतलब होता है कि जो प्राथमिक और उच्च शिक्षा जो दी जाएगी, वो एक तरीके से मतलब कि इंग्लिश में दी जाएगी, इसके ऊपर विरोध हुआ था। तो 3 विश्वविद्यालय स्थापना की गई थी, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। उसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या है? इनके टाइम पे 3 यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता 1857 में। और रिवोल्ट और 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इनके टाइम पे हुआ था। तो ऐसे करके मैंने सारे जो जो भी गवर्नर जनरल थे कवर कर दिए हैं। और मेरी जो वाइसराय जो वाली लिस्ट है, जो वाइसराय वाली लिस्ट मैंने वीडियो में कवर कर रखी है, आप वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी कोई आपको प्रॉब्लम हो या कोई आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो की जो पीडीएफ है, मैं आपको मेरे वीडियो के कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।